नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल यार। मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आज क्या देखने वाले हैं, ये देखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स में। आज हम देखने वाले हैं, देखो हमने क्लास 12th सीबीएसई देख रहे हैं, हम एनसीईआरटी बुक रेफर कर रहे हैं, ऑफिशियल बुक वही है। तो उसमें से हमने थर्ड यूनिट चालू किया है, कैलकुलस। अब कैलकुलस में कहाँ से कहाँ तक आता है, देखो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस, जो आता है 80 में से 35 मार्क्स में। राइट, 80 में से 35 मार्क्स को आता है कौन, कैलकुलस। तो उसमें से हमने 5वां चैप्टर चालू किया है। 5th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सी एंड डी। उसमें से हम देख रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। इसके पहले क्या क्या देखा है हमने, मैंने 2 वीडियो डाले हैं। एक में डाला है व्हाट इज मीन बाय चेन रूल, दूसरे वीडियो में डाला है हाउ टू यूज चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। राइट, तो फिर आज क्या देखेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा 5.1 देखो क्या होता है, कंटिन्यूटी। 5.1 में होता है कंटिन्यूटी, मतलब है अभी 5.2 में क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसमें हमको चेन रूल यूज होगा। और अब चालू कर रहे हैं हम 5.3। तो 5.3 में क्या रहेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये है हमारा एजेंडा। तो सबसे पहले जानेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है, और फिर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं उसको डिफरेंशिएट, ये हमको देखना है। तो कैलकुलस में फिलहाल हम बोल सकते हैं कि हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा है। क्यों डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं उसको, ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। और ये जो ऑपरेटर है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स समथिंग डी एक्स इज कॉल्ड एज इंटीग्रल ऑपरेटर, इसीलिए वो हो गया इंटीग्रल कैलकुलस और ये हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस। तो यहाँ पे हर जगह पे डी बाई डी एक्स यूज होता है। फिर आप बोलेंगे कंटिन्यूटी में कहा डी बाई डी एक्स आता है, कंटिन्यूटी कहाँ से आता है, लिमिट से। और लिमिट मतलब ही क्या होता है, डेरिवेटिव। ये हम 11th में पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो कंटिन्यूटी कैसे पता चलता है हमको, लिमिट से, और लिमिट मतलब ये डेरिवेटिव हो जाता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो चलिए हम हमारे मेन जो टॉपिक है आज का हमारा, वो है भाई इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स आपको निकालने आने चाहिए, तब जाके ये आपको डेरिवेटिव्स निकालने को आएंगे। राइट, अगर आपको कंपोजिट के नहीं आते तो ये भी नहीं आएंगे, चेन रूल नहीं आता तो ये भी कोई मतलब ही नहीं करने का। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में से। तो इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब देखो यहाँ पे जैसे मैं एक फंक्शन लिखता हूं, समझो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा कुछ y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, कुछ इस तरह का फंक्शन हमको दिया है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम, y इज अ फंक्शन ऑफ x। राइट, y फंक्शन है किसका है, x का। तो y को एक साइड में y आया है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे क्लियर है, अगर एक साइड में सिर्फ y है और दूसरे साइड में सारे x है, तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब अगर y को इन टर्म्स ऑफ x अगर लिख सकते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, जो कि कंपोजिट ही आता है लगभग। तो अगर y को f ऑफ x लिख सकते हैं तो बोलेंगे एक्सप्लिसिट। तो अगर y को हम अगर सेपरेट नहीं कर पाए, मतलब एक तरफ y रहेगा एक तरफ x रहेगा, ऐसा अगर नहीं कर पाए तो डेफिनेटली उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट। तो यहां से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एक दूसरे के क्या बोल सकते हैं हम, एंटोनिम्स है। तो इम्प्लिसिट मतलब हम उस फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स चाहे तो भी आप नहीं लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे x एक वेरिएबल है, तो वैसे भी यहाँ पे मान लो कोई भी वेरिएबल रहने दो, तो अगर दो वेरिएबल को अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो वो फंक्शन रहेगा इम्प्लिसिट, और अगर कर सकते हैं तो एक्सप्लिसिट। तो इतना सा सिंपल डेफिनेशन है। तो हमारी भाषा में, आसान भाषा में बोलेंगे कि सेपरेट नहीं कर पाएंगे हम, एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बोलेंगे उसको इम्प्लिसिट। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि ये मतलब इम्प्लिसिट होता है। तो कैसे पता चलेगा हमको इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है, तो जो भी फंक्शन दिया है उसको करके देखो आप। तो वहां पे टाइम वेस्ट है, वो करना मतलब टाइम वेस्ट है एक्चुअली। लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एक्सप्लिसिट है, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, ऐसा कुछ फंक्शन दिया है साइन ऑफ y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन ऑफ y। अगर मैं यहाँ पे मान लो y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहूँ
तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मुझे y मैं यहाँ पे रख दिया मान लो 3y, तो यहाँ पे साइन y और ये -2x, तो -2x। अब मेरा क्या इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रहेगा y और यहाँ पे रहना चाहिए सिर्फ x। यहाँ पे अगर सिर्फ y है तो वहां पे क्या रहना चाहिए, सिर्फ x वाले फंक्शन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, ये वाला फंक्शन जो है ये y का फंक्शन है, तो मतलब चाहकर भी आप इसको नहीं कर सकते। मान लो और दूसरे तरीके से करके देखते हैं। ये होगा एक तरीका, इसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, हालांकि हम कर ही नहीं सकते इसको सेपरेट क्योंकि ये फंक्शन ही इम्प्लिसिट है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये जो है एक बताया मैंने, इस पूरे एंटायर एलएचएस को हम ऐसा पकड़ेंगे, मान लो एलएचएस को, एंटायर एलएचएस को ऐसा पकड़ लिया और यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे साइन ऑफ y है, ये साइन अगर मुझे इधर लेना है, साइन ऑफ y इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट, तो साइन इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा y। अब देखो RHS में y आ गया और हमको क्या चाहिए, y शुड बी f ऑफ x, लेकिन यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग और समथिंग में y आ रहा है। तो हम चाहकर भी इसमें y को और x को कितना भी कोशिश करो, आपका दिल कितना भी चाहे, लेकिन ये दिमाग है, ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसमें आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो भाई क्यों करना है, हमको करना ही नहीं है, हम सेपरेट ही नहीं करेंगे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे एक होती है कि हाँ सेपरेट तो नहीं कर सकते और पता भी नहीं y मतलब क्या है, लेकिन फिर भी y किसका फंक्शन रहेगा, x का ही फंक्शन रहेगा। मतलब मान लो कंपोजिट में क्या होता था, यहाँ पे y की जगह पे मान लो कुछ और दिया है हमको, तो ये समझ में आया होगा आपको इम्प्लिसिट मतलब क्या है। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये जो सेंटेंस अभी लास्ट में मैं बोला कि क्या चीज है, यहाँ पे सेपरेट तो नहीं कर सकते, किसको, y और x को सेपरेट नहीं कर सकते सिर्फ, लेकिन फिर भी y किसका फंक्शन है, x का ही फंक्शन है। अब इसको थोड़ा और अलग तरीके से समझते हैं और इसके बाद में आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा करना पड़ता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं 2x रखता हूं और प्लस 3 और y की वैल्यू कुछ मैं रख देता हूं, y की वैल्यू मान लो e रेस टू x है, e रेस टू x है, और यहाँ पे साइन ऑफ इंस्टेड ऑफ y यहाँ पे e रेस टू x। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, चीज क्या है कि y का वैल्यू यहाँ पे पता है हमको, ब्रैकेट में e रेस टू x है, e रेस टू x है, ये और ये इक्वेशन मैंने सेम ही लिखा है, सिर्फ क्या है लेकिन यहाँ पे जो y है वो फंक्शन ऑफ x है और हमको पता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो y दिख रहा है आपको 3 के बाद जो y आ रहा है और यहाँ पे साइन ऑफ y, यहाँ पे साइन ऑफ e रेस टू x, तो ये कंपेरेबल इक्वेशन है। तो इसमें हमको पता है y का वैल्यू, लेकिन इसमें पता नहीं है। लेकिन पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो y इसका फंक्शन नहीं है, फंक्शन x का ही रहेगा, सिर्फ सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपके समझ में आई होगी अब। तो यही इंटरेस्टिंग है इम्प्लिसिट का कि भाई सिर्फ सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी y डिपेंड है x पे। तो इस तरह से है कि मतलब चाहकर भी y और x अलग अलग नहीं हो सकते, मतलब अलग तो नहीं कर सकते, और क्योंकि ये y फंक्शन है x का। तो मान लो समझो ये फंक्शन रहता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोजिट का इस्तेमाल करके क्या होता है, मान लो इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, किस डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम कैसा करते, अगर ये समझ में आ गया आपको ये वाला, तो ये वाला ऊपर वाला आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, और ये पहला वाला एग्जांपल समझ में आएगा, तो रेस्ट एग्जांपल आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं पहले, ये बॉक्स वाले को। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड में, तो डी बाई डी एक्स ऑपरेट होगा इस पे और इस पे, तो इस पे ऑपरेट कर देंगे। तो 2 कॉन्स्टेंट है, 2 निकलेगा बाहर, x का डेरिवेटिव आ गया 1, यहाँ पे प्लस साइन है एज इट इज, 3 एज इट इज, और e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x इज इक्वल्स टू, राइट साइड में साइन ऑफ e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ समथिंग। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ समथिंग। लेकिन यहाँ पे हम रुकते नहीं है, क्योंकि अब ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट है तो हमको इनटू करना पड़ेगा इस समथिंग का डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, जो कि आता है ई रेस टू एक्स, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आ गया कॉस ऑफ समथिंग इनटू दिस समथिंग का डेरिवेटिव इनटू एक्स का डेरिवेटिव। यही तो है हमारा चेन रूल जो कंपोजिट में यूज करते हैं। अब यही हम इसको अगर इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे पता था हमको y का वैल्यू, यहाँ पे इसी एग्जांपल को मैंने ऐसा कन्वर्ट किया तो हमको ये मिल गया।
तो अगर जब मैं इसका करूंगा तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, चेन रूल फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x है, इसलिए मुझे ये कंपोजिट वाला चेन रूल यूज करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं करके बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो ताकि आपको समझ में आ जाए। सेम वाला ये वाला कंसेप्ट यूज करना है हमको। हमको दिया है इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू साइन वाई, जिसको हम चाह कर भी सेपरेट नहीं कर सकते y और x को। अब लेकिन डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं ना इसको, डिफरेंशिएटिंग किसको, अबव, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ तो भाई इसको डिफरेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 3y इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन y। ये हो गया, सिर्फ मैंने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करता हूं, तो ऑपरेट करने का हमको पता है यहाँ पे d/dx ऑफ कांस्टेंट इनटू समथिंग है, तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा डेरिवेटिव साइन के, तो 2 निकला बाहर, और d/dx ऑफ x आता है 1, हमको पता है, प्लस d/dx ऑफ 3y है, 3 निकला बाहर, और dy/dx। अब याद करो वो पहला वाला एग्जांपल, वहां पे y का वैल्यू मैंने e⁻x लिया था, और इसीलिए e⁻x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा था मैंने e⁻x, लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं y क्या है। अब हमको मालूम नहीं y क्या है, लेकिन इतना तो ये पता है y इज अ फंक्शन ऑफ x, और एक चीज पता है वो है सब्सक्राइब वाला बटन। अगर आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है तो उसको दबा दीजिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ही होगा कि किस तरह से मैंने यहाँ पे dy/dx लिखा। पहले वाले केस में e⁻x लिखा था। यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, d/dx ऑफ साइन ऑफ समथिंग, तो साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव मतलब साइन ऑफ y का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ऑफ y इनटू, अब ये y हो जाएगा dy/dx। क्यों, क्योंकि मैंने चेन रूल यूज किया है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमको निकालना है dy/dx निकालना है। तो इस एग्जांपल में आपको dy/dx कहां कहां पे दिख रहा है, तो थोड़ा हमारा एम क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है हमको। लेकिन यहाँ पे अब ये इक्वेशन मिला, अब इसमें अगर आप सही तरीके से देखोगे तो यहाँ पे एक dy/dx दिख रहा है और यहाँ पे एक dy/dx दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सारे dy/dx वाले टर्म एक तरफ लेके आता हूँ और रिमेनिंग टर्म एक तरफ लेके जाता हूँ, तो उसमें क्या होगा फायदा हमारा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3dy/dx, ये अगर मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ y dy/dx इज इक्वल टू, ये 2 × 1 मतलब 2 हो जाएगा, उधर गया तो हो जाएगा माइनस। ओके, अब देखो इस स्टेप में क्या हो रहा है, इस स्टेप में dy/dx हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर उसको कॉमन निकाला, किसको, dy/dx को, तो देखो अब क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर मैंने dy/dx कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ पे dy/dx गया और यहाँ का dy/dx गया नहीं, बाहर निकाला, तो यहाँ पे बचेगा 3 माइनस कॉस y, तो ये बच गया 3 माइनस कॉस y इज इक्वल टू, राइट साइड में बच गया -2। अब देखो हमको, हमारा एम क्या है, पूरे चैप्टर में हमको dy/dx निकालना है। तो यहाँ पे dy/dx मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये एंटायर ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इसको उधर जाने के बाद डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2/3 माइनस कॉस y। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर बाय यूजिंग चेन रूल। इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। इसीलिए सीबीएसई जब भी बुक बनाता है तो बहुत सोच समझ के बनाया गया है वो, कि जब तक आप कंपोजिट करोगे नहीं, चेन रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे, तब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे। किसको, उसके आगे वाले को। तो 5.1 में तो हमारा कंटिन्यूटी था, वो थोड़ा अलग है। फिर 5.2 से हमारा डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है 5th चैप्टर में। देखो 5th चैप्टर चल रहा है कैलकुलस में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें सबसे पहले चेन रूल, कंपोजिट फंक्शन, ये आता है 5.2 में। 5.3 चल रहा है हमारा, उसमें ये एग्जाम्पल जो है इम्प्लिसिट का, पहला वाला। समझ में आया होगा तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पे, अगेन इम्प्लिसिट ही रहेगा, इम्प्लिसिट का मतलब है सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, और हमारा टारगेट एक ही है, dy/dx निकालो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हर एक एग्जाम्पल में, कौन से चैप्टर में, डिफरेंशिएशन चैप्टर में, कहाँ से एक्सरसाइज 5.2 से आगे हमारा एम ही होता है ये निकालो, dy/dx निकालो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव, जो कि है चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस में, राइट। तो
फिर से मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे। क्या है हमारा हेडिंग? 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि है कैलकुलस में। आज हम देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट, और हम क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल्स, 5.3 के एग्जाम्पल्स या उसके जैसे एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। मैं ये माइक इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि ये बीच बीच में बंद पड़ जाता है और फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। तो ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हमारा दूसरा आज का एग्जांपल। अगेन हमारा टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। बहुत ही आसान, देखो ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। तो हमको इसको करना है सॉल्व भाई। तो हम क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ पे डेफिनेटली हमको पता ही है एक्सरसाइज 5.2 है, सॉरी 5.3 है, 5.3 है, 5.3 में ये इम्प्लिसिट पे बेस्ट है। तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता सेपरेट करने का, सेपरेट होगा ही नहीं, चाह कर भी करके देखो आप, टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, तो करेंगे ही नहीं उसको, सेपरेट नहीं करेंगे, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। ओके, अब यहाँ पे आपको देखो ए एक्स, यहाँ पे कोई बताएगा नहीं आपको कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है कि क्या है, बी वेरिएबल है, हमको पता नहीं रहता। तो जनरली केस में अगर आप प्रैक्टिस करोगे सही तरीके से तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ भाई ए एक्स दिया है तो मतलब ए मतलब नंबर रहेगा, नंबर मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट निकलता है डेरिवेटिव साइन के बाहर, तो बाहर निकला तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1। ये हो गया खत्म, पहले का डेरिवेटिव खत्म हो गया। अब दूसरे का डेरिवेटिव, यहाँ पे बी वाई स्क्वायर दिया है, बी क्या रहेगा? नंबर रहेगा, कोई भी बताता नहीं है हमको, लेकिन ये हमको समझना पड़ता है। तो यही तो मैथ्स में है कि आपको बहुत सारी चीजें, हर चीज बताई नहीं जा सकती, कुछ चीजों को हमको एनालाइज करके गेन करना पड़ता है खुद ही कि ये भाई हाँ बी मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर निकलना चाहिए, तो बी निकला बाहर। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन भी यूज करना है हमको, मतलब चेन रूल। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो यहाँ पे साइन एक्स का स्क्वायर रहता, सपोज साइन एक्स का स्क्वायर रहता, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? सबसे पहले ये 2 आ जाता सामने, और ब्रैकेट का स्क्वायर है तो 2 इंटू ब्रैकेट का रेज टू 2 - 1 हो जाता, इंटू जो भी ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। कुछ इस तरह से करते हैं हम। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता, ये 2 सामने आ जाता और ब्रैकेट एज इट इज साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है वाइस। तो जैसे यहाँ पे साइन एक्स एक्स स्क्वायर रहता तो कितना आसान हो जाता, एक्स स्क्वायर रहता तो मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रहता सिर्फ, तो हम क्या लिखते हैं 2x रेस टू 1 और खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स का स्क्वायर है, तो हमने क्या किया 2 साइन ऑफ एक्स रेस टू 2 - 1 इंटू साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। और इसमें इम्प्लिसिट में क्या है, उसके भी आगे है कि यहाँ पे पता ही नहीं है y का वैल्यू, लेकिन y फंक्शन है x का। तो इसी तरह से यहाँ पे बी वाई, तो जिस तरह से मैंने ये किया उस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा, b तो निकला बाहर, तो b में बाहर ही निकल, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले 2y रेस टू 2 - 1 मतलब 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जैसे यहाँ पे किया वैसे ही यहाँ पे किया, ये दोनों आप देखो, तभी आप एनालॉगस उसको ये कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे और आपको समझ में भी आएगा ये। तो जैसे यहाँ पे ये साइन एक्स का डेरिवेटिव हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा बाय यूजिंग चेन रूल, और अगर ऐसा है तो ये यहाँ पे भी वैसा ही करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे y का वैल्यू पता नहीं, लेकिन y इज अ फंक्शन ऑफ x, वो तो 100% ट्रू है। तो यहाँ पे अब हमको मिल गया, देखो ये जो है हमारा दूसरा वाला डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर, बी निकला बाहर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया, अब खत्म हो गया। कौन सा? लेफ्ट साइड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई आता है, क्या आता है, माइनस साइन वाई इंटू, यहाँ पे भी वैसा ही, तो कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन ऑफ समथिंग इंटू
दैट समथिंग का डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx। ये देखो अब ये हो गया खत्म। सबसे पहले cos y का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन y इंटू dy बाय dx, क्योंकि वो y फंक्शन है x का, सिर्फ सेपरेट नहीं कर पाएंगे आप। देखो फिर अगेन वो वाला मेथड हमारा क्या कर दे, dy बाय dx वाले सारे टर्म एक तरफ लेके आते हैं, तो ये टर्म मेरा इधर आ जाएगा। ये टर्म अगर मेरा इधर आ जाएगा तो ये माइनस साइन y dy बाय dx है, तो ये हो जाएगा साइन y प्लस साइन y dy बाय dx। और ये वाला टर्म जो है ये इधर ही रख देते हैं, तो ये इसके सामने प्लस है, प्लस इसको थोड़ा प्रॉपर अरेंज करते हैं, 2by dy बाय dx इज इक्वल टू इस साइड का ये टर्म तो इधर लेके आए तो इस साइड में तो रहेगा 0, लेकिन ये टर्म इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस a, राइट। तो ये हमको, ये तो बहुत मतलब सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो इसमें भी dy बाय dx है और इसमें भी dy बाय dx है, तो ये निकाल लिया बाहर। dy बाय dx अगर बाहर निकाला तो ब्रैकेट में देखो क्या रहेगा, साइन y प्लस यहाँ पे बच गया ये 2by इज इक्वल टू माइनस a, और मिल गया हमको dy बाय dx। dy बाय dx को ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, इधर जाने के बाद डिवाइड में जाएगा, हो गया आंसर हमारा खत्म। पहला दूसरा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया इम्प्लिसिट का। तो इस तरह से आसान तरीके से हम इसको किसी भी क्वेश्चन को समझ समझ के करेंगे तो आपको आसान लगेगा। याद करके मेमोराइज करके करेंगे, ऐसा कुछ भी करना है के लिए करेंगे तो समझो वो गया और आपको कभी आएगा ही नहीं। चालू तो है भाई माइक, ऐसा लग रहा है मेरे को, लाइट दिख रहा है। और भी एक चीज दिख रही होंगी आप लोगों को, मेरे को तो मैं लाइट दिख रहा हूँ क्योंकि वो बंद पड़ गया तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाता। आपको एक चीज दिख रही है, वो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला बटन। तो आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, बैक करके फिर से निकाल सकते हो। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। तो हम आपको अब तक समझ में आया होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाते हैं वैसे वैसे हमारा स्पीड अपने आप बढ़ जाता है, और अगर स्पीड बढ़ाना है तो आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, राइट। तो प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। और तीसरा एग्जाम्पल है, परफेक्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन कैसा है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। ये है हमारा एग्जाम्पल, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। ये कुछ दिया है। अब मैं ये लिखता नहीं हूँ, फॉर्मेलिटी बंद कर देता हूँ क्या, कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। हमको पता ही है अब उसको डिफरेंशिएट करना है, तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधा डिफरेंशिएशन लिखता हूँ। अब मैं एक्स वाई है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, कुछ ऐसा होता है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डैश, यू वी रहता है और यू एंड वी बोथ आर फंक्शंस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यू एज इट इज वी डैश मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब यू डैश, खत्म। ये है प्रोडक्ट रूल। u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल क्यों बोला है, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। यहाँ पे है क्या ऐसा कुछ, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। यस, x इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, सिर्फ सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो इनको इम्प्लिसिट बोला है। यहाँ पे देखो इम्प्लिसिट कहाँ पे है, 5.3 में। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई dx, ओके, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा। आप ऐसा सोच के देखो, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो आप अगर ये देखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब x बदल रहा है, किसकी वजह से बदल रहा है, x की वजह से, तो ये जितना बदलेगा उतना ही ये बदलेगा, तो मतलब इनका एक ही इक्विवेलेंट चलेगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाता है 1, इसीलिए। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब मेरा क्या बदल है, मेरे में क्या चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ मी इट इज 1, तो इसीलिए dx बाई डी। और ऐसे भी देखो मैथमेटिकली देखते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं, ऊपर आएगा dx अपॉन dx, कितना हो जाएगा 1, तो हर तरीके से देखोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल किया किसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, खत्म। यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भाई, 2y रेस्ट टू 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आप पूछ रहे होंगे क्यों,
क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन में y फंक्शन ऑफ x रहता है, सिर्फ सेपरेट नहीं कर सकते। हर कितने बार मैं रिपीट कर चुका हूं ये इसी सेशन में, तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही हमारा प्रेशराइज थिंग है यहाँ पे, जिसपे हमको प्रेशर देना पड़ता है कि भाई y और x को सेपरेट तो नहीं कर सकते, और y फंक्शन भी है x का, तो यही तो मैथ्स है, तो इसीलिए मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec2x प्लस फिर से dy/dx। अब फिर से वही वाला मेथड हमारा dy/dx सारे एक तरफ लेके आएंगे, तो dy/dx यहाँ पे है एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका है 2y और इसका है x। अब मैं एक साथ तीनों को एक साइड में लेके आता हूँ, तो यहाँ पे देखो x dy/dx प्लस 2y dy/dx और वो इधर आ जाएगा तो माइनस। तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ का x, यहाँ का 2y, और वो जब इधर आएगा तो उधर +1 है, इधर आने के बाद -1 हो जाएगा, और सब में से dy/dx कॉमन निकल गया इज इक्वल्स टू। तो ये 3 टर्म का तो हो गया खत्म किस्सा। तो अब हमारे पास बच गया कौन, यहाँ पे sec2x और ये हो गया y। क्या बच गया हमारे पास, sec2x, तो ये यहाँ पे y प्लस है तो उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस। उसको ब्रैकेट में क्यों डाला है आपको समझ में आया होगा, ये ब्रैकेट इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, और हमको मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू sec2x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। खत्म। सबसे आसान चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएशन। और भी एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर देख रहे होंगे, y भी हमारा क्या है, देखो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है वो तो इम्प्लिसिट है ही, लेकिन उसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो भी इम्प्लिसिट है। देखो यहाँ पे सेपरेट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी का मतलब यही होता है ना, सेपरेट नहीं कर सकते मतलब वो उसके साथ ही चल जाएगा, मतलब ये आगे जाएगा तो ये भी उसके साथ चला ही जाएगा, y अगर जाएगा तो y के साथ x जाएगा, क्योंकि y फंक्शन है x का। देखो वो सेपरेट भी नहीं कर सकते उनको, और वो यहाँ पे भी दिया है y इज अ फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे भी फिर से xy आ रहा है, तो मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन का यही तो ये है जादू है कि गिवन इक्वेशन भी इम्प्लिसिट में है, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो भी इम्प्लिसिट में है, इसका और डेरिवेटिव निकालेंगे तो शायद इम्प्लिसिट में ही आ जाएगा, अगर जीरो नहीं हुआ तो, कांस्टेंट नहीं हुआ तो इस तरह से हमको ये मिल गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बहुत ही आसान। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और चेन रूल, एक चेन रूल तो हर जगह पे यूज होगा ही होगा यहाँ पे, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज हुआ हमारा। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा, बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है और बहुत बार इस तरह का एग्जाम्पल पूछा गया है। इस एग्जाम्पल के भरोसे आप मान लो ये पूरा एक्सरसाइज कर सकते हो, लगभग हर एग्जाम में इसके जैसा एग्जाम्पल आया ही है कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे नहीं आएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा, हालांकि वहां पे कुछ अलग क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इस टाइप का एग्जाम्पल जिसको स्पेशल नाम दिया है हमने वहां पे डिफरेंशियल में, मतलब डिफरेंशिएशन लेने के बाद हमको एक स्पेशल नाम देता है इस टाइप का, कि इसमें देखो हमारा 4th एग्जाम्पल चल रहा है। 4th एग्जाम्पल है x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 100। सोचो आप, अगर थोड़ा सा एक नंबर अगर चेंज होता ना इधर, तो ये x और y को मैं सेपरेट कर देता 1 सेकंड के अंदर अगर होता तो, लेकिन उन्होंने दिया ही है ताकि हम सेपरेट नहीं कर सके, क्योंकि ये फंक्शन कौन सा इम्प्लिसिट है। मान लो यहाँ पे xy की जगह पे 2xy होता, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, a² प्लस 2ab प्लस b², x² प्लस 2xy प्लस y², और क्या मिल जाता है हमको, x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 10 का होल स्क्वायर, 10 या प्लस माइनस 10 बोथ का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसिल, और y हो जाता हमारा फिर 10 माइनस एक्स या फिर -10 माइनस एक्स, दोनों में से होगा। देखो कितना आसानी से सेपरेट हो जाता अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब देखो सेपरेट करके बोलना, अब करके दिखाओ, कोई भी बोला सेपरेट करके दिखाओ, एक्स और वाई को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेपरेट तो नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, वो है डिफरेंशिएट। तो कर देते हैं इसको डिफरेंशिएट। यहाँ पे डायरेक्ट अब लिखता नहीं मैं, वो फॉर्मेलिटी बंद कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो तो हमको पता ही है। x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x रेस्ट टू 1, खत्म। यहाँ पे फिर से हमको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, पहला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कितना आता है 1, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y² का डेरिवेटिव 2y रेस्ट टू 1 इंटू dy/dx
और इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100। 100 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज भी कितना आएगा? जो चेंज नहीं हो रहा है तो उसका कोई रेट ही नहीं रहेगा चेंजिंग का। तो अगर उसका कोई रेट नहीं, मतलब उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? जीरो। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 100 कितना आ गया? जीरो। राइट। तो यहाँ पे माइक तो चालू है। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है? हमारा टारगेट क्या है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और अगर यहाँ पे दिख रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x और यहाँ का 2y प्लस 2y बाहर निकालता हूँ, और इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो मैंने ये टर्म डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स मतलब ये टर्म, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2y मतलब ये टर्म, ये दो टर्म का तो हो गया भाई। तो ये बचे हुए ये इनका क्या करेंगे? अब इनका क्या करते हैं? 2x प्लस वाई को उस साइड में लेके जाते हैं, पूरे ब्रैकेट में डाल के उस साइड में लेके जाते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट हो जाएगा 2x प्लस वाई। इसको एक ही यूनिट कंसीडर किया मैंने। अब क्या ये 2x और ये y को क्लब करके उस साइड में लेके गया, तो क्लब दोनों का ये हो गया, और क्लब इधर प्लस था और इधर क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो गया, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x ब्रैकेट एज इट इज प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। ये दिखने में भी देखो कैसा दिख रहा है। x का कोएफिशिएंट 2 है, y का 1 है, और नीचे x का 1 है, y का 2 है, तो भाई कुछ तो है इनमें। यहाँ पे भी देखो क्या था, यहाँ पे x स्क्वायर, इसका भी पावर 1 1, इसका भी पावर 2, मतलब इसका पावर हो गया 2, इसका है, इसका डिग्री हो गया 2, इसका भी डिग्री हो गया 2। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ ऐसा मिला, पावर इसका 1 1 1 1, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद पावर 1 से कम होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है, मैथ्स हमको यही तो सिखाता है, सिमिलैरिटी हो गया, सिमेट्री हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिमेट्रिकल इक्वेशन आ गया है। मान लो अगर इसको कुछ अलग ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे पाई आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, तो मतलब हम कुछ गलत जा रहे हैं। लेकिन अगर सिमेट्रिक आया तो थोड़ा दिल को भी तसल्ली मिलती है कि भाई सही दिशा में जा रहे हैं। और भी एक चीज़ है जो सही दिशा में जा सकती है, वो है सब्सक्राइब वाला बटन दबाने के बाद मेरे सब्सक्राइबर, तो आप उसको सब्सक्राइब करते रहो। और एक लास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, इसके जैसा है आज के लिए, मतलब इम्प्लिसिट में से, और बचे हुए एग्जांपल बाद में ले लेंगे। तो फिफ्थ एग्जांपल, तो या फिर इतने एग्जांपल करने के बाद अगर आपको नहीं आया तो मैं लिख के देता हूँ कि आप फिर कुछ कर नहीं सकते हो जिंदगी में। इतने 5 एग्जांपल करने के बाद आपको, मतलब अभी 4 हुए, 5वां ले लेता हूँ, और उसके बाद भी आपको नहीं आ रहा है, तो भाई तुमको खुद को संवारने की जरूरत है। थोड़ा सा पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, तब जाके आएगा। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तुम में ही गड़बड़ है। तो ये ऐसे नहीं आता मैथ्स की, हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा तो हो जाएगा, कभी नहीं होता है। मैथ्स ऐसा करके देखना पड़ता है, हाँ ये ऐसा हो रहा है, करके देखो, गलत आ गए मेथड 2, मेथड चेंज कर दो, फिर से देखो गलत आ गए मेथड 3, मेथड 4, मेथड 5। जब तक तुम्हारा मैच नहीं होता पीछे वाला आंसर और ये वाला आंसर, तब तक करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ। और एक चीज हम करते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं, और इसके बाद आप खुद ट्राई करो विदाउट यूजिंग एनी इंटरनेट सोर्स, एनी गाइड, एनी रेफरेंस, एनी हेल्प, आप बिल्कुल कर पाएंगे। इसी के लिए तो आप यूट्यूब पे आए हो, क्योंकि आपको खुद सेल्फ स्टडी, कुछ बच्चों को ऐसा रहता है कि समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है खुद से, तो उसके लिए वो रेफरेंस ले सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा किया जा सकता है, और वो ऐसा ऐसा जो किया जा सकता है वो उनको अप्लाई करना पड़ता है आगे वाले एग्जाम्पल में। ऐसा तो स्पून फीडिंग से तो नहीं चलेगा काम। तो ये भी एग्जाम्पल पहले वाले के जैसा ही है, भाई है उसका लगभग, सिर्फ यहाँ पे है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और आज का हमारा आखिरी एग्जाम्पल ये है हमारे अंत की शुरुआत। तो अंत के शुरुआत में क्या दिया है, देखो अंत के शुरुआत में दिया है x³ प्लस xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y प्लस y³ इज इक्वल्स टू क्या दिया है 81। अगर आप सही तरीके से देखोगे, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे इसका पावर 1 है, x का पावर 1, y का पावर 2, मतलब टोटल हो गया 3, 2 1 3, और यहाँ पे भी 3, मतलब ये इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस।
जहाँ पे हर एक का पावर 1 मतलब सेम होना चाहिए। कितने टर्म्स है यहाँ पे देखो, कितने टर्म्स है अगर मैं पूछूं एलएचएस में कितने टर्म है, तो 1 2 3 4, और हर टर्म का, इस टर्म का पावर 3 है, इस टर्म का कंबाइंड पावर देखो, x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 2, बट टर्म का अगर मैं डिग्री पूछूं तो टर्म का डिग्री हो गया 3, टर्म का डिग्री हो गया 3, टर्म का डिग्री हो गया 3। तो दिस इज कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्वेशंस, राइट। चलो है ना, हाँ चालू है। अब आते हैं इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला क्या मिलेगा देखो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 आ गया सामने, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव देखो क्या आ जाएगा 2y dy बाई dx, खत्म। क्यों? क्योंकि इम्प्लिसिट भी है। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाई dx, क्यों कर रहे हैं अब तक आपको समझ में आया ही होगा। प्लस अभी तक इसका डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब y स्क्वायर एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। अब हो गया सेकंड टर्म का डेरिवेटिव पूरा कंप्लीट, यहाँ पे ये और ये मिला के। थर्ड टर्म का भी वैसे ही करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर। ये तो हो गया, यहाँ पे रुकना है क्या हमको? नहीं रुकना है। वाई क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3y स्क्वायर और इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, और ये हो गया अब कंप्लीट। हमारे पास 4 टर्म थे, डिफरेंशिएट करने के बाद कितने बन गए? 6 टर्म बन। हमारा एम चाहिए कम करना, तो ये बढ़ रहा है, तो यही है। फिर से इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे dy बाई dx दिख रहा है, यहाँ पे dy बाई dx दिख रहा है, यहाँ पे dy बाई dx दिख रहा है। हर एक में से dy बाई dx कॉमन निकाल देता हूं मैं, तो यहाँ पे बच गया मेरा 2xy, इसको सही तरीके से लिख सकते हैं, हालांकि वो x2y मतलब 2xy, यहाँ का x स्क्वायर और वहाँ का देखो 3y स्क्वायर, ये निकल गया हमारा डी। ये 3 टर्म हो गए हमारा, फर्स्ट सेकंड, जिसमें dy बाई dx है उसमें से dy बाई dx मैंने कॉमन निकाला, और उसका कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट लिख दे कंबाइन करके। वैसे ही जो बचे हुए टर्म है उनको क्लब करके उस साइड में लेके जाऊंगा, तो क्या है 3x स्क्वायर उधर होने के बाद क्या हो जाएगा, अगर क्लब करके नहीं गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट इन सबको अगर मैं ब्रैकेट में लूं तो सारे प्लस है, और उधर जाने के बाद पूरा ब्रैकेट माइनस हो जाएगा शॉर्टकट में करने के लिए, तो माइनस, और ये पूरा जो ऐसा है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर से y2x मतलब 2xy, पूरा ब्रैकेट उधर चला गया, पूरा ब्रैकेट क्लब करके लेके गए, तो इसीलिए वो हो गया हमारा माइनस, इधर था प्लस। तो मैंने स्टेप को बचाने के लिए इतना किया है, और dy बाई dx इज इक्वल टू ये राइट वाला ब्रैकेट माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन ये लेफ्ट वाला ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाने के बाद डिवाइड में जाएगा, क्या है वो ब्रैकेट 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। उसको प्रॉपर अरेंज करके आप रखोगे, यहाँ पे भी देखो कितने सिमेट्रिक आ रहे हैं, यहाँ पे 3y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2xy है, यहाँ पे भी 2xy है, हर टर्म का डिग्री 2 है, हर टर्म का डिग्री 2 है, हर टर्म का डिग्री 3 था। डेरिवेटिव लेने के बाद डिग्री कम होना चाहिए, हुआ भी है, तो डेफिनेटली हम राइट दिशा में जा रहे हैं। तो इस तरह से हमको क्या चाहिए था, dy बाई dx, क्या मिल गया dy बाई dx, तुमको जो चाहिए वो अगर मिल गया तो फिर क्यों रुकना है भाई। तो इस तरह से हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं, और आपने आज देखा ही हमने किस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन को हमारे अपने तरीके से आसान भाषा में और बहुत ही सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी ऐसा नहीं बोल सकते कि इम्प्लिसिट खत्म हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप चाहे तो प्रैक्टिस करके देखो, इधर उधर के बुक देखो, इंटरनेट सोर्सेज देखो, वहाँ से
एग्जाम्पल लो, उनको प्रैक्टिस करो, तब जाके उस पर आपका ग्रिप आएगा और आपको वो आसान लगने लगेगा। अगर ये कैलकुलस आ गया रे भाई डिफरेंशियल, तो ही इंटीग्रल आएगा। और इसमें देखो क्लास 12 में ये 35 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 40, मतलब लगभग कितना परसेंट हो गया, 45 के अराउंड, 45% लगभग। 35 मार्क्स आउट ऑफ 80 आर रिजर्व फॉर कैलकुलस, मतलब चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से अब तक हमने देखा है, देखो चेन रूल, यूजिंग चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट, और उसके बाद वाला आज का डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सरसाइज 5.3। तो बचे हुए एग्जाम्पल आप ट्राई करो घर पे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। और भी एक चीज कर सकते हो, वो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।